हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आस्था स्टडी बी। आज हम पढ़ेंगे BCH CT 137। तो आज हम अपना आगे का सेकंड लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी बेनिफिट हो। सो गाइज, आज हम अपने BCH CT 137 के आगे का कंटिन्यू करते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था। मैंने आपको इनकम्प्लीट डी सब शेल्स के बारे में बताया था और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बताया था। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? 3D सीरीज़ होती है पूरी, 3D 4D 5D 6D वाली सीरीज़ होती हैं। ये पूरी 4 सीरीज़ होती हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में काउंट होती हैं। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं। ये देखो, ये जो आपका पीरियोडिक टेबल दे रखा है एलिमेंट्स का, ये पूरा पीरियोडिक टेबल दे रखा है। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें से ये पता होना चाहिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कंटेन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फ्रॉम 3 to 12। 3 to 12 होते हैं। और डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन ईच ऑफ द 4 लॉन्ग पीरियड्स। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 3 to 12 ग्रुप वाले, और ये पीरियड्स के अंदर 4 पीरियड्स के अंदर फिल होते हैं। 4 पीरियड्स के अंदर फिल होते हैं। द एफ ब्लॉक कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर 4f और 5f ऑर्बिटल्स जो है वो फिल होते हैं। देन आगे चलते हैं हम। तो वो किस में प्लेस होते हैं? प्लेस्ड इन सेपरेट पैटर्न एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। द जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, वो पैरेंथेसिस मतलब पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे जो यहाँ जगह होती है ना, वहाँ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, लोकेट करके दिखा देती हूँ कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये देखो, जैसे कि ये रहा आपका पीरियोडिक टेबल पूरा। ठीक है, ये पूरा पीरियोडिक टेबल है। इसके अंदर एस, पी और डी ब्लॉक्स प्रेजेंट है रिस्पेक्टिवली। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल के नीचे प्रेजेंट है ना। तो ये लैंथेनॉइड्स यहाँ से शुरू हुए, ये सारे लैंथेनॉइड्स हैं जो यहाँ से शुरू हुए इस जगह से, और इस जगह से जो एक्टिनॉइड शुरू हुए वो ये रहे सारे इधर प्रेजेंट। तो यही आपको देखना है कि एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या क्या हैं। देन आगे चलते हैं हम। तो हम देखते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट जनरली क्या करते थे, टर्म ट्रांजिशन को कैसे डिफाइन करते थे। ये भी देखते हैं कि इनकम्प्लीट आउटर डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसमें वो प्रेजेंट होते हैं। देन हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि मुझे अगर क्रोमियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जामिन कर सकते हो तो करके बताओ, और उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं ये भी बताओ। तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, और क्रोमियम हैज़ 2 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। द +3 oxidation state is partially d set filled and +6 state is empty d set। तो क्रोमियम इज कंसिडर्ड टू बी ट्रांजिशन क्योंकि उसके पास एक एम्प्टी मतलब पार्शियली फिल्ड मतलब हाफ फिल्ड है ना, उसके पास हाफ फिल्ड डी है। एक तो उसका फिल्ड है, दूसरा उसका एम्प्टी है। तो हाफ फिल्ड डी है ना, हाफ फिल्ड डी है उसके पास, तो इसीलिए वो ट्रांजिशन मेटल कहलाया गया। ठीक है, यही इसका आंसर है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल 1.2 पे। On the other hand, the extreme right of the D block, look at the elements that retain a full D set in their oxidation state. Can you say what are those? They are group 12 elements: zinc, cadmium and mercury. Their common oxidation state is +2. Thus these elements are not considered as transition elements. तो हम इनको transition elements क्यों नहीं बोलते? हम जो ये हैं जो ग्रुप 12 एलिमेंट्स है जैसे कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों नहीं बोलते? तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों एग्जाम्पल पिछली बार के क्वेश्चन पेपर में आए थे। तो पिछली बार प्रीवियस क्वेश्चन में दोनों एग्जाम्पल आ चुके हैं, ये वाला और जिससे पहले जो हमने किया था। तो अब इसको अच्छे से देख लो कि ग्रुप 12 एलिमेंट्स जो जिंक, कैडमियम और मर्करी होते हैं वो इसीलिए उनकी जो +2 ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, इसीलिए वो कंसीडर नहीं किए जाते ट्रांजिशन मेटल्स में। ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हो। देन आगे चलते हैं हम। सो यू सी ट्रांजिशन एलिमेंट्स बाय डेफिनेट शुड कंटेन एन इनकम्प्लीट डी शेल। ठीक है, अब मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब ही यही होता है कि अब आप देख चुके हो ना कि भाई अगर इनकम्प्लीट डी शेल है मतलब कि या फिर हाफ फिल्ड है तभी उसको हम ट्रांजिशन कहेंगे, तभी उसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, नहीं तो हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहेंगे। ठीक है, यही उसकी डेफिनेशन है बस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरा आर्गन की देखना, इधर 1s2 2s2
2p6, 3s2 एंड 3p6। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है? आर्गन एटम की। देन आगे चलते हैं हम। उसके बाद फिर जरा ये थोड़े टेबल्स देखो, यहाँ पे टेबल्स किस चीज़ के दे रखे हैं और क्या क्या है ये मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्री एटम्स एंड डिस्पोजेबल आयंस ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। तो ये रे, अब इसको स्कूटी कैसे याद करना है, इसको एलिमेंट्स को याद करने के लिए, और इनका फिर आपको, क्योंकि आपको इनका वो नाम भी याद करना होगा और सब याद करना होगा, तो उसके लिए क्या किया है मैंने कि सिंपल सी एक ट्रिक बनाई है, आप वो याद कर सकते हो। जैसे कि SCTIVCRMN, तो आप कैसे याद कर सकते हो? स्कूटी वरना कार में, ठीक है, स्कूटी वरना कार में। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका और इसका, आपको ट्रिक बता देती हूँ फटाफट से, ठीक है। तो इसकी मैं आपको अब बताती हूँ ट्रिक बता देती हूँ। क्या है? स्कूटी, ठीक है, मैं जहाँ जहाँ मार्क कर रही हूँ वहाँ देखते जाना। तो ये रहा स्कूटी वरना कार में, फीना को निकली क्यूट जीना देखने। तो स्कूटी वरना कार में फी को निकली क्यूट जीना देखने, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास अपनी कोई ट्रिक है, उससे याद कर सकते हो। तो आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? जो आर्गन, जैसे कि आर्गन क्या होता है? आर्गन हमारा होता है जो हैलोजन एटम होता है, ठीक है। तो उसके अलावा फिर हमने आगे उसकी जो लगा रखी है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगा देते हैं और उससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। मतलब अगर आप आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे और ये लिखोगे तो पूरी स्कैंडियम की बन जाएगी। आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, ये लिखोगे, टाइटेनियम की बन जाएगी, एंड सो ऑन, ठीक है। देन आगे चलते हैं कि हम लेते हैं कि अच्छा, ये जो है आर्गन जो है ये नोबल गैस होता है। तभी जब हम लेते हैं ना, कि जैसे कहीं आर्गन लिखते हैं, कहीं हम Kr लिख दिया, तो ये क्या होता है? ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के आगे जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो इस पर्टिकुलर एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। देन आगे चलते हैं हम, हमारे पास और क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। तो ये सारे भी आपको याद करने हैं। देन आपको सिर्फ इसका ये याद करने हैं, एलिमेंट्स का ये जो शॉर्ट फॉर्म है, बाकी कुछ तो आपको याद रहते ही हैं। और इसके आपको ये याद करने होंगे। कैसे याद करने हैं? देखो, 4D15S2 से स्टार्ट है ना, तो 4D2 करते जाओ, 4D4 कर दो, फिर 4D5 कर दो। इसमें बीच में कुछ एक्सेप्शंस या कुछ आ जाते हैं तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। देन उसके बाद फिर थर्ड सीरीज ट्रांजिशन एलिमेंट्स La57 एंड HF72 टू Hg80, तो ये 5D ऑर्बिटल्स फिल हो जाते हैं। तो ये सब आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपका मन हो तो आप याद कर सकते हो, नहीं तो ये कुछ ज़रूरी नहीं है। बट ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, ये बीच में ये याद ज़रूर कर लेना। ये आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, और आपको मेन क्वेश्चन में भी 2 या 3 मार्क में या 5 मार्क में भी पूछ सकता है। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ पॉइंट्स याद कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आगे चलते हैं हम। Although lanthanoid means like lanthanum and so could not include lanthanum, and lanthanum has some included by common usage. Similarly, actinoid, the ending "ide" normally indicates a negative ion, and therefore lanthanoid and actinoid are preferred to lanthanide and actinide. However, lanthanide and actinide still allowed owing to हाँ, तो क्या कहना चाह रहे हैं इधर? ये कहना चाह रहे हैं, देखो आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। लैंथेनॉइड और एंटोनाइड के क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम पहले उसे लैंथेनम और एक्टिनम के नाम से जानते थे, पर अब हम उसे लैंथेनॉइड के नाम से जानते हैं। बट फिर हमने उसे चेंज कर दिया, हमने उसे चेंज करके अब हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं, पर अभी भी इसे आईयूपैक से रिकमेंडेशंस की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसकी नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर रहे थे कि इनको कैसे बुलाते हैं, हम का नामकरण कैसे है। देन हम बात करते हैं
कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करते हैं, जो कि होते हैं 30 एलिमेंट्स होते हैं लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड इनर ट्रांजिशन होते हैं, मतलब कि ट्रांजिशन वाले कौन से थे, जो हमारे डी ब्लॉक थे वो ट्रांजिशन थे, और जो हमारे एफ ब्लॉक हैं वो हमारे इनर ट्रांजिशन है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि फर्स्ट सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज लैंथेनॉइड और सेकंड सीरीज ऑफ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन एक्टिनॉइड। लैंथेनॉइड की कहाँ से कहाँ तक है, LA to LU है, मतलब 57 नंबर टू 71 नंबर। उसके बाद फिर एक्टिनॉइड की कहाँ तक है, एक्टिनॉइड टू LR विच इज़ 89 to 103। ठीक है, ये पूरे 30 एलिमेंट्स हैं, और ये क्या है, हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं हमारे। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने पहले पढ़ा होगा कि हम शील्डिंग करते हैं, पेनिट्रेशन वगैरह के बारे में पढ़ा होगा कि इनर इलेक्ट्रॉन कोर इन्फ्लुएंसेस द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स। तो पेनिट्रेशन, जो एक्सटेंट ऑफ पेनिट्रेशन कैसे डिक्रीज करता है, SB/DF से जाने से। जैसे हम S से P, फिर P से D, फिर D से F गए, तो उससे हमारा डिक्रीज करता गया, क्या डिक्रीज करता गया, पेनिट्रेशन डिक्रीज करता गया। ठीक है, शील्डिंग वगैरह की बात करते हैं हम इसमें। देन आगे चलते हैं, तो ये आपको एक डायग्राम दे रखा है, वेरिएशन ऑफ द एनर्जीज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स इन न्यूट्रल एटम्स। ठीक है, तो वैसे आपको ये बनाने को नहीं आएगा, तो इसलिए आपको करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार आप एक ट्रेंड देख लो कि क्या ट्रेंड जा रहा है। पीरियड्स के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एटॉमिक नंबर के प्लॉट पे। तो बस आपको ये भी अगर उनको पूछना भी हो ना, तो आपको ये पूछ सकते हैं किस प्लॉट पे है। तो इनका जो वाई एक्सिस है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे है वाई एक्सिस, और जो इनका एक्स एक्सिस है वो एटॉमिक नंबर पे है। ठीक है, तो बस इतना याद रख लो और कुछ नहीं चाहिए। देन आगे चलते हैं हम, तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। तो कुछ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं 3D और 4s एटॉमिक ऑर्बिटल्स के H एटम में। तो H एटम का हम कॉमन लेते हैं, हम कुछ भी हमने स्टडी करना हो, कुछ करना हो, हम H एटम या उसके लाइक के एटम देखते हैं। रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन जब हमने देखी तो 3D की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे आई और 4s की कुछ ऐसे आई। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है ना कि जो पेनिट्रेट्स मोस्ट करता है, जो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करता है ना, हैव द हाईएस्ट इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं है, आपको बस यही याद करना है, यहाँ से एक ये पॉइंट याद कर लो बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट याद कर लो बस। ठीक है, देन आगे चलते हैं हम नेक्स्ट उस पर। तो ये एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा डिफिकल्टी ना हो पढ़ने में, मैं आपको एग्जांपल्स भी कराई जा रही हूँ साथ में। तो एग्जांपल क्या है, नाउ यू इंस्पेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ K, Ca एंड Sc इन दैट प्रोसेस, व्हाट कैन यू से अबाउट द ग्राउंड स्टेट ऑफ कन्फिगरेशन ऑफ Sc प्लस आयन। मतलब आपको इसके अंदर ये बताना है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन K, Sc और Ca की तो पढ़ ली ना, तो मतलब कि आपने पोटेशियम, स्कैंडियम और कैल्शियम की अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पढ़ ली है। तो आपको स्कैंडियम प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है, किसकी बतानी है, स्कैंडियम प्लस की बतानी है। स्कैंडियम प्लस का क्या मतलब हुआ कि वो ऐसा वाला स्कैंडियम जिसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा ऐड हो गया। देन हम बात करते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स इन द K and Ca एंटर द 4s ऑर्बिटल आफ्टर आर्गन कोर एज 4s इन मोर स्टेबल देन 3D। तो 4s मोर स्टेबल देन 3D, but since the 4s and 3D orbitals are very close to each other in energy, the last electron Sc has 3D orbital occupied, having the ground state electron configuration 3D1 4s2, but the relative ordering of the energy levels in scandium changes as the binding energy of the 3D electron rises suddenly। ठीक है, तो बात करते हैं कि thus it would require more energy to remove the electron in 3D। 3D से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी देन 4s, इसीलिए जो हमारी स्टेट कन्फिगरेशन, ग्राउंड स्टेट कन्फिगरेशन और Sc प्लस आयन होती है वो कुछ ऐसी होती है, AR आर्गन की कन्फिगरेशन प्लस द 3D1 4s1, और कैसी नहीं होती है। ठीक है, कैसी होनी चाहिए थी, एक्चुअली में ऐसी होनी चाहिए थी, पर ऐसी आती है। और वो क्यों आती है, क्योंकि 3D वाले उसमें से हमें वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी दे 4s, इसलिए हम 4s में से कर लेते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं। In example 1.4 will study electronic configuration of Zn thereafter second transition series। तो आपको इसके अंदर क्या बताना है, Zn की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बतानी है, और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, तो वो आप कर सकते हो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के बारे में एक्सप्लेन, कि मतलब जो डी ब्लॉक वाली सेकंड ट्रांजिशन सीरीज थी उसको आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे। देन आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पे।
कि एग्जाम्पल 1.5 ले लेते हैं, कैन यू फाइंड द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सी आर। तो आपको क्या एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन सी आर की आप जान सकते हो, ठीक है, देख लेते हैं भाई। वी की कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या होती है, वी की कॉन्फ़िगरेशन होती है दिस, AR3D3 4s2। द एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट सी आर विच शुड हैव अनदर इलेक्ट्रॉन एंटरिंग डी ऑर्बिटल दस मेक, क्या बनाना चाहिए, अगर वी की ये है तो सी आर तो उसके बाद ही आता है ना, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी होनी चाहिए। बल्कि हमारे पास एक्चुअल ये आ जाती है, क्योंकि हाफ फिल्ड प्रेफर करते हैं हम, क्योंकि हमने बोला था कि भाई डी ऑर्बिटल जो है वो हाफ फिल्ड क्राइटेरिया बताता है, तभी फुलफिल होगा, इसीलिए हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है। देन आगे चलते हैं कि सिमिलरली कैन यू फाइंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमओ। तो एमओ ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक सीरीज इज दिस, सो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेफर्ड ओवर दिस, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उसकी है ये, पर एक्चुअली में ये होनी चाहिए थी, इसलिए हाफ फिल्ड जब कंसिडर करेंगे तो ये आएगी, नॉट दिस आएगी, ठीक है। तो ये नहीं आएगी, ये वाली आएगी, क्योंकि हम हाफ फिल्ड कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आप क्या चीज़ें देख रहे हो, आप डी ब्लॉक के इसमें ये देख रहे हो कि उन्होंने दिया था कि डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, वो ये मेंशन करते हैं कि आपके पास हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। तो यही सारी क्राइटेरिया बताई जा रही है। तो अगर आपको ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है ना, तो कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए थी एक्चुअल में, तो आपको यही रीज़न देना है, यही सब जगह रीज़न है, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ AG ऑफ सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है KR4D10 5s1। ये थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ मैं, KR4D10 5s1, ठीक है, ये होती है, ठीक है। उसके अलावा फिर हम बात करते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ के बारे में, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया जैसे पहले किया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, हमने ऊपर जो एग्जांपल्स लिए उसमें हमने क्या बोला कि एग्जैक्टली हमारे पास हाफ फिल्ड होने चाहिए, तो यही तो बोला ना, यही मैंने आपको बताया कि ये हाफ फिल्ड ही डिटरमाइन करता है कि आपका वो ट्रांजिशन एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो यही चीज़ आपको देखनी है, हर एक एग्जाम्पल में आपको यही देखना है। देन दिस इज बिकॉज हाफ फिल्ड एंड कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैव एन एक्सचेंज energy which is much greater than the exchange energy associated with other configuration। then उसके बाद फिर हम बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम important देखते हैं। फिर 2 possible configurations हम देख लेते हैं, ठीक है। और possible configuration किस वजह से चेंज होती है कि हमारे पास जो हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं वो नहीं है, और जहाँ पे है उसी को हम configuration सही मानते हैं। देन आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। आफ्टर द 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंटर द 3D लेवल, ठीक है। जैसे ही 4s ऑर्बिटल्स फिल हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स 3D लेवल एंटर करते हैं, rather than 4p ऑर्बिटल which like the 4 has greater penetration into the core than the 3D ऑर्बिटल। why does this happen, ठीक है। आफ्टर आर्गन द 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड इन K and Ca while the nuclear charge increases, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है इसलिए। then the 3D orbitals appreciably penetrate the electron density in the 4s orbitals and hence are not fully screened by the 4s electrons from the enhanced nuclear charge, consequently their charge energy drops below the 4p orbitals। तो ऐसा होने लग जाता है। as electrons enter the 3D orbital, the 3D electrons exert more screening। तो 3D electrons 3D orbitals पे आते हैं, तो 3D इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो ज़्यादा स्क्रीनिंग एक्सर्ट करना शुरू हो जाते हैं ऑन 4p ऑर्बिटल्स, ठीक है। देन क्या होता है, देन ऑन द रिमेनिंग 3D ऑर्बिटल्स, तो 4p पे ज़्यादा वो शील्डिंग करना शुरू हो जाते हैं देन द 3D वंस, ठीक है। हेंस 3D रिमेन्स द लोएस्ट अवेलेबल ऑर्बिटल, इसीलिए 3D लोएस्ट अवेलेबल ऑर्बिटल रह जाता है। देन आगे देखते हैं हम कुछ ऐसे क्यूज दे रखे हैं, या आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, और अगर ना हो तो आप डाउट सेक्शन में, मतलब कि कमेंट सेक्शन में ये पूछ सकते हो इसके आंसर, और आपको ये वैसे भी PDF में दे रखा होता है। देन आगे चलते हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो जनरल करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, मेटेलिक करेक्टर आता है, देन कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। तो मेटेलिक करेक्टर की बात करते हैं। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पेनल्टीमेट शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म लीड टू सिमिलैरिटी इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड
द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर ऑल मेटल्स, जो जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं. दे आर देयरफॉर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, हैव अ मेटेलिक लक्चर एंड हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग एंड डक्टाइल. तो मेटेलिक लक्चर होता है उनके पास और हार्ड, स्ट्रॉन्ग और डक्टाइल होते हैं. दे ऑल्सो फॉर्म अलॉयज विद अदर मेटल्स, अलॉयज भी फॉर्म करते हैं. 2-3 मेटल या 2-3 चीज़ों को जोड़ के हम चीज़ें बोलते हैं, उसको बोलते हैं अलॉय. ठीक है. देन आगे चलते हैं, कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं. तो कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे चीज़ें कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ के या बॉन्डिंग बना के कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनते हैं ल्यूइस एसिड के साथ. दिस इज विद ग्रुप्स विच आर एबल टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाते हैं, और इनको कहते हैं हम लिगैंड्स. ठीक है. अ लिगैंड में भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज NH3+ और आयन सच एज Cl- और Cn-. ठीक है. उसके बाद फिर हम बात करते हैं दिस एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस masses contrast to the S and P block elements which form only a few complexes. The tendency to form complex ions by transition metals is due to their ability to form small highly charged ions. These ions act as Lewis acids. तो ये एक्ट कैसे करते हैं? आयंस लुइस एसिड्स की तरह एक्ट करते हैं. दे हैव वेकेंट लो एनर्जी ऑर्बिटल्स विच हैव सूटेबल एनर्जी. इनके पास वेकेंट लो एनर्जी ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके पास एक सूटेबल एनर्जी प्रेजेंट होती है, जो कि एक्सेप्ट करते हैं. क्या एक्सेप्ट करते हैं? लोन पेयर्स. जैसे आप लोन पेयर्स देखते हो ना, तो ये लोन पेयर्स एक्सेप्ट करते हैं किस चीज़ के? कॉम्प्लेक्स के लोन पेयर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो ये सब हम दूसरे कोर्स में, दूसरे ब्लॉक में डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में. बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉक है, तो वो भी हम देखेंगे बाद में. अभी के लिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और इसका जितना भी अभी पार्ट बचा है वो हम आगे कंप्लीट करेंगे. Thank you guys. Do like, share and subscribe the channel, and also share with your friends. Bye.